स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। आज का ये वन शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिन बच्चों का जूलॉजी का पेपर होने वाला है, हम ये नहीं कह रहे हम लोग एक वन शॉट में क्रांति लिख देंगे, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि भैया ये पूरा वन शॉट देखने के बाद आपके पास जूलॉजी होगी कम से कम, और पेपर में जाके भैया 2 घंटे का 3 घंटे का जितना पेपर हो, पेपर में जूलॉजी लिख के आना। ना डायरेक्ट क्वेश्चन आया, पहली बात तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पेपर में आएगा, हमने कह रखा है। और ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो आएंगे ही आएंगे, वो सब यहां कराने वाले हैं। और ना भी आए तो रिलेटेड लिख के आना। बस 2 घंटे का पेपर अगर जूलॉजी का है तो जूलॉजी करके आना। कोई भैया कोई फेल नहीं कर पाएगा आपको। जो बच्चे कहते सर बैक आ गई, वो पढ़ते ही नहीं है मेरे भाई। हम तो आपसे कहेंगे पढ़ो, लास्ट टाइम पे एफर्ट लगाओ और जितना लिख पाओ उतना लिखो, जितना कर पाओ उतना करो, आराम से पास हो जाओगे भाई। ठीक है, पहला टॉपिक हमने उठाया है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये एंटीबॉडीज ही है। ठीक है, आराम से चलेंगे। ये क्या करेंगे भाई, हमारे शरीर में इम्यून, अभी एक बड़ा शब्द हम लोगों ने सुना कोरोना के टाइम पे, इम्यूनिटी। ठीक, कि इम्यूनिटी बूस्ट करो, काढ़ा आड़ा पीने लगे लोग। यानी क्या, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़े, एंटीबॉडीज अपना काम करें, जो एंटीजन वगैरह हैं उनके खिलाफ लड़ें और हमें जो है बीमारियों से बचाएं। तो ये क्या कर रहे हैं, हमने बिल्कुल सरल भाषा में लिखा, ये वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जो बॉडी में फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन मतलब विदेशी, कोई विदेशी पार्टिकल ऐसा आ गया है, कोई एंटीजन ऐसा आ गया है कि अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बनते हैं। यानी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, हमारी बॉडी इम्यून को लेकर रिस्पॉन्स करे भाई। ये प्लाज्मा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, यानी प्लाज्मा कोशिकाओं में इनका निर्माण होता है। इनका स्ट्रक्चर वाई शेप होता है। इनमें 2 हैवी और 2 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं भाई। ठीक है, तो यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से ये मिलकर बने होते हैं। पेप्टाइड क्या होता है आपको बता चुके हैं केमिस्ट्री में। पेप्टाइड क्या होता है, जब एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और एक पूरी पेप्टाइड चेन बनती चली जाती है। इसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन कह देते हैं। तो ये किससे बने होते हैं, 4 मेरे भाई पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम लोग इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। इनके कुछ प्रकार हैं, जैसे पहला IgG है। ये क्या है, ये सबसे कॉमन है, जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देने के लिए काम करता है। ऐसे ही IgA होता है, ये जो बॉडी के फ्लूइड हैं, चाहे वो हमारी लार हो, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों में मिलता है। उसके अलावा IgM है। IgM पहली एंटीबॉडी जो इन्फेक्शन में बनता है। जब भी कभी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो बनने वाली पहली एंटीबॉडी IgM होता है और तेजी से ये रिस्पॉन्स करता है। IgE क्या करेगा, जब एलर्जी वगैरह होगी तो एलर्जी के रिएक्शन के लिए ये काम करेगा। IgD क्या करेगा, ये बीटा जो सेल्स होती हैं उनकी सरफेस पर मिलेगा और इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने में, इम्यून को एक्टिवेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फंक्शन क्या होते हैं, तो एंटीजन को पहचानेगा, उसे खत्म करेगा, रोकेगा भाई। ठीक है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, इन्फेक्शन में प्रोटेक्शन करेगा और पैथोजेंस को ये न्यूट्रलाइज करेगा, ताकि हम लोग आसानी से बीमारी से बच सकें भाई। ठीक, ये PDF आपको बिल्कुल फ्री में अपना टेलीग्राम चैनल है BDKD BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। PDF वहां पर मिल जाएगी। PDF का नाम है 4th सेमेस्टर जूलॉजी वन शॉट 2026 और बहुत आराम से आपका पेपर अच्छा हो जाएगा भाई। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन शॉर्ट में बहुत बनता है, हिस्टोग्राम क्या होता है। तो एक्चुअल में हिस्टोग्राम एक ग्राफ के लिए बताया गया है। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कॉन्टिन्यूअस डेटा, जो लगातार डेटा है, उसकी एनालिसिस करते हैं हम लोग। ठीक, तो इस डेटा को एनालिसिस करते हैं रेक्टेंगल की फॉर्म में। ये डेटा, जिन्हें हम लोग बार्स भी बोलते हैं, कई बार शॉर्ट में पूछ लेता बार क्या होता है, तो आप बता दोगे कि भैया जो रेक्टेंगल की फॉर्म में पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें मिलता है, वो हम लोग रेक्टेंगल को ही बार्स भी बोलते हैं। इसमें जो बार्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, इसमें एक्स एक्सिस पर हम लोग डेटा ग्रुप्स लेते हैं और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेते हैं। यानी ये जो ग्राफ होता है ये डेटा और फ्रीक्वेंसी के बीच में खींचा जाता है। ये कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए यूज होता है, यानी डेटा हमें मिलेगा, उसके सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। इनका यूज डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में होता है भाई। ठीक है, यानी किस तरीके से डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम उसे ग्राफ की सहायता से समझेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है, सरल भाषा में कितने लोग हैं और कितना डेटा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे समझने के लिए हम लोग हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करते हैं भाई। ठीक, फिर शॉर्ट में क्वेश्चन और बनता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। तो आपको पता होगा मेरे भाई, आप लोग सेकेंड ईयर में हो, नहीं पता हम बता दे रहे, जो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं इसे काई कहते हैं और इस फार्मूले में हम काई स्क्वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसे काई स्क्वायर टेस्ट कहते हैं। ये भी एक टेस्ट है जिसका यूज ऑब्जर्व डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा के बीच डिफरेंस चेक करने के लिए होता है। कि हम सोच रहे थे कि इस साल 12th वाले बैच में 200 बच्चा पढ़ाएंगे,
तो ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड डेटा, और हमने ऑब्जर्व किया कि पतला 150 बच्चा आया, तो ये एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व के बीच का खेल है मेरे भाई, ठीक है। तो O फॉर ऑब्जर्व्ड, E फॉर एक्सपेक्टेड, ये सिग्मा है, सिग्मा मतलब होता है जोड़। तो भैया जो ऑब्जर्व किया वो, जो एक्सपेक्ट किया वो, उसमें से घटाओ, ठीक है, और उसे भाग दे दो मेरे भाई काहे से, एक्सपेक्टेड डेटा से, ई से भाग दे दो, इन दोनों के स्क्वायर को करके मेरे भाई, ठीक। तो ये काई स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है सिग्मा ओ माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो जो पॉपुलेशंस होती हैं उनकी स्टडी, जनसंख्या की गणना करने में इस्तेमाल होता है, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट एनालिसिस में इस्तेमाल होता है, ओ ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ई एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो इस तरीके से हम लोग इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को चेक करने के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपसे पूछ सकता है पेपर में, शॉर्ट में ये भी बनेगा, शॉर्ट लॉन्ग हमने सब कवर कराए हैं, आराम से आप पढ़ के जाइए। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये भी एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, एक डेटा है जो कि डेटा एवरेज से कितना डेविएशन शो कर रहा है। अभी हमने क्या कहा कि हमारा डेटा होना चाहिए 200, यहां पे बैठने की व्यवस्था है 200 और 150 बच्चा अगर पढ़ रहा है, तो ये डेविएशन है ना, ये जो 50 का डेविएशन है, यही डेविएशन का मतलब फर्क कितना है। तो इसे हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, फार्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा, इसे भी सिग्मा पढ़ते हैं भाई, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, दोनों का बस मतलब अलग अलग है। तो ये सिग्मा बराबर x माइनस का x बार का स्क्वायर अपॉन में n अंडर रूट के अंदर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। कौन सी चीज क्या है लिख दिया है, x यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें x बार जो है वो एवरेज वैल्यू है, n जो है वो टोटल ऑब्जर्वेशन है, हमने टोटल जितना ऑब्जर्व किया है। इनका यूज कहाँ होता है, तो इनका यूज पॉपुलेशन की स्टडी करने में, स्टैटिस्टिकल रिसर्च में, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की एनालिसिस करने में होता है। फिर एक क्वेश्चन है टी टेस्ट क्या होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पहले हमने लगाए हैं ताकि आप देखो भैया, इन्हें बिल्कुल आसान है, पीडीएफ आप कुछ बच्चे कह उनका पेपर 16 को है, जब पेपर है यार, ठीक है, आपको करना यह है बस केवल इस पूरी पीडीएफ को कायदे से एनालाइज करना है, बाकी आप जो तैयारी कर रहे हो अपनी करो। लेकिन हम जो वन शॉट लेके आते हैं वो बहुत छटा हुआ होता है, तो यहां से पॉसिबिलिटी होती है बहुत सारे क्वेश्चंस के मिलने की। टी टेस्ट क्या है, ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जिसका यूज दो ग्रुप्स के एवरेज के बीच डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं ये चेक करने के लिए किया जाता है। यानी दो अलग अलग ग्रुप हैं, उनका अगर हम एवरेज निकालना है तो एवरेज ठीक है या नहीं ठीक है, इसे पता करने के लिए टी टेस्ट करते हैं। ये इसके लिए फॉर्मूला होता है टी बराबर x1 बार माइनस का x2 बार बटे में अंडर रूट s1 स्क्वायर अपॉन n1 s2 स्क्वायर अपॉन n2, जहां पे x1 बार और x2 बार क्या है, दोनों ग्रुप्स का एवरेज है, s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर क्या है, वेरिएंस, दोनों में फर्क कितना आया है, और n1 n2 जो सैंपल का साइज होना चाहिए वो है भाई, ठीक है। तो इसे आप देख लेना। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर सरल भाषा में जैसे बस हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, वैसे ही वेक्टर जो जीन होता है, जो जीन को हम लोग किसी में आइसोलेट करते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि भैया कोई डीएनए है, ठीक, हमें क्या करना है, उसके अंदर कोई अच्छा लक्षण लेके आना है, तो हम कोई फॉरेन जीन लेके आएंगे, उसमें इंसर्ट करवाएंगे और इंसर्ट कराने के बाद उसकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, अच्छे जो ट्रेट्स हैं, गुण हैं, उन्हें हम लोग डेवलप करेंगे। तो कैसे डेवलप करेंगे भाई, कोई तो लेके आएगा ना उसे, तो जो लेके आएगा वो वेक्टर होता है भाई, ठीक। सबसे फेमस वेक्टर प्लाज्मिड वेक्टर होता है। तो हमने लिखा ये एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो फॉरेन जीन को, वेक्टर भी क्या होता है भाई सर, जैसे प्लाज्मिड है, ये जो भी है ये सब क्या है, डीएनए ही तो है, बैक्टीरिया के डीएनए ही तो है भाई। तो जो फॉरेन जीन, जो जीन हमें चाहिए है, उसे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर करने का काम करता है, ले जाने का काम करता है। जैसे प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, कॉस्मेट्स हो गया, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का भी इस्तेमाल करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर क्या है, ये सब शॉर्ट में क्वेश्चन बनते हैं। क्लोनिंग वेक्टर क्या है, तो ये भी एक स्पेशल टाइप। क्लोन का मतलब क्या, हमने कई बार आपसे कहा है, हम लोग शक्तिमान देखा करते थे, उसमें जो डॉक्टर जैकल था वो शक्तिमान को बंद कर देता था और उसके जैसा एक और क्लोन बना देता था। क्लोन का मतलब होता है कॉपी। तो भैया जब भी कभी क्लोनिंग वेक्टर क्या करेगा, स्पेशल टाइप का वेक्टर है जो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में लेके आएगा, बाहर का डीएनए लेके आए, होस्ट सेल में डालेगा और फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, इंसर्ट करके उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। प्लाज्मिड वेक्टर है, बैक्टीरियोफेज है, ये सब क्लोनिंग वेक्टर का काम करते हैं, कॉपी बनाने का काम करते हैं। एक क्वेश्चन है एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या इस्तेमाल है, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो आप कैसे लिखोगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्निक है, अभी हमने आपको बताया, जिससे ऑर्गेनिज्म के जीन को मॉडिफाई करके डिजायर्ड ट्रेट्स डेवलप किए जाते हैं। यानी जो जीन है उसे मैनिपुलेट करेंगे, ठीक, बदलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे और जो लक्षण हमें चाहिए है उस लक्षण को लेके आएंगे भाई, ठीक।
मेडिकल फील्ड में इसका क्या यूज है, तो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में, वैक्सीन को बनाने में, जीन थेरेपी में, हार्मोन के प्रोडक्शन में, खेती में अच्छी फसलों को उत्पादन करने में, उत्पादन बढ़े, हाई यील्ड उस पर काम करने में, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ऐसे प्लांट बनाएं जिसमें दवाई लगाने की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही फसलों से मतलब जो बीमारियां हैं उनसे लड़ पाए, कीड़ों से लड़ पाए। वीटी टाइप की जो फसलें होती हैं, बीटी कॉटन उसका एक उदाहरण है भाई, ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप मतलब वही जो बीमारियों से लड़ पाए, ऐसी फसलें बनाने में। इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी ज्यादा हो, अलग से ज्यादा खाद पानी देने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स की फील्ड में अगर बात करें तो ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक मतलब वही है, ट्रांसजेनिक भी इंपॉर्टेंट, अभी आगे आपको बताएंगे कि जीन ही ट्रांस मतलब क्या, ट्रांसफर कर देना, जीन कोई दूसरा अच्छा जीन उठा के लाया उसमें डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने में, मिल्क है, मीट है, इनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने में, डिजीज बीमारियों को खत्म करने में, ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करें तो एंजाइम के प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में। रिसर्च फील्ड की बात करें तो रिसर्च में जीन की फंक्शन की स्टडी करने में, डीएनए एनालिसिस करने में, नए ड्रग की डिस्कवरी करने में, इन सब में इस्तेमाल होता है भाई, ठीक है। बाकी एक मेथड पूछ सकता है, अलाइनमेंट मेथड बताइए बायोस्टैटिक्स में। तो अलाइनमेंट मेथड क्या होता है भाई, ये भी एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें डिफरेंट डेटा सेट्स को एक कॉमन बेस पर अलाइनमेंट क्या होता है, आपने कंप्यूटर में देखा होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट तो सब कुछ लेफ्ट में चलने लगा, राइट अलाइनमेंट तो सब कुछ राइट में चलने लगा। यानी जितना भी डेटा है उसे एक बेस लेंगे और उस बेस के ऊपर सेट करेंगे और कंपेयर करेंगे, यही अलाइनमेंट है भाई, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स का डेटा डायरेक्टली कंपेयर करने में दिक्कत होती है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं तो उन सबको उठा के एक जनरल, एक रेफरल, एक बेस पर हम लोग रख देंगे, एडजस्ट कर देते हैं, जिससे जो कंपैरिजन होता है वो इजी हो जाता है। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो जो जितने भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनकी तुलना करने में, ठीक है, ग्रोथ जो डेटा की हो रही है उसे एनालाइज करने में, पॉपुलेशन की स्टडी करने में, अलग अलग ग्रुप्स के डेटा को उठा के हम लोग आसानी से तुलना कर सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, अभी हमने आपको बताया कि भैया हमें कोई अच्छा लक्षण चाहिए एनिमल के अंदर, तो हम बाहर से कोई जीन लेके आएंगे और उसे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे भाई, ठीक। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके जीनोम में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल एक फॉरेन जीन, अगर थोड़ा सा घना लगा हुआ दिख रहा हो, फिलहाल तो साफ होगा, अच्छा दिख रहा है, फिर भी हम बोल रहे हैं उसे सुनिए, पीडीएफ तो आपको दे देंगे भाई, ठीक। तो जो आर्टिफिशियल जीन हम बाहर से लेके आएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। सरल भाषा में समझो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से हमें कोई लक्षण चाहिए, उस लक्षण का हम जीन कहीं से लेके आएंगे और आके भैया एनिमल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, तो हम लोग उन्हें जीव को कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। प्रोडक्शन कैसे होता है मेरे भाई, तो सबसे पहले तरीका क्या होगा, हमें डिजायर्ड जो जीन हमें चाहिए पहले तो उसे हमें अलग करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। तो डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई पहचानते हैं, आइसोलेट यानी अलग कर लेते हैं, फिर जीन को वेक्टर में इंसर्ट करते हैं, वेक्टर ही तो लेके जाएगा, तो वेक्टर में इंसर्ट करते हैं, जीन को एम्ब्रायो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक, भ्रूण पूरा तैयार करा जाएगा और उसके बाद सरोगेट मदर की सहायता से हम लोग इसे डेवलप करा देंगे और इस तरीके से जो ट्रांसजेनिक जीन है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, ठीक है, जो जीन ट्रांसफर होगा उसे ट्रांसजेनिक जीन कहेंगे और उस एनिमल को कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल, और इस तरीके से सरोगेट मदर की सहायता से आसानी से यह एनिमल प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ट्रांसजेनिक माइस हो गया, सीप, ये बहुत बहुत चर्चा का विषय रही, ये जो डॉली भेड़ है, डॉली सीप है, ये इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जिन लोगों के पेपर ऑब्जेक्टिव है वहां पर भी बन सकता है। गाय जो है ह्यूमन प्रोटीन को प्रोड्यूस करे, इस तरीके से हम लोग एनिमल्स का निर्माण कर रहे हैं। यूजेस की बात करें तो मेडिकल रिसर्च में इस्तेमाल हो रहा है, किसी बीमारी की स्टडी करने के लिए, ड्रग को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए, एनिमल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। www क्या होता है, सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब, कोई भी वेबसाइट है उसके एड्रेस को हम लोग कैसे लिखते हैं, www करके भाई, ठीक है। तो www एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें इंटरनेट के थ्रू जो वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, उन्हें एक्सेस किया जाता है। इंटरनेट पर अवेलेबल वेब पेजेस के नेटवर्क को ही हम लोग www कहते हैं भाई, ठीक। इसे टिम बर्नर्स ली ने डेवलप किया था। वर्किंग कैसे करता है, तो जो यूजर, जैसे आपको क्रोम खोलना है, ठीक है, या जो भी आप सर्च करते हो, जितनी भी सर्च वाली चीजें हैं, वो जो सर्च वाले सॉफ्टवेयर हैं वो सब ऐसे ही सर्च करते हो, तो यूआरएल जो है वेबसाइट की एड्रेस को ये एंटर करेगा और आपको वेबसाइट तक पहुंचाएगा। सर्वर से डेटा जो रिक्वेस्ट होती है वो इसके थ्रू होती है। वेब पेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है कि कोई भी वेबसाइट आप खोल रहे हो, तो वो सब इसका वर्किंग वाला काम है भाई, ठीक है। सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है, क्रोम ओपन करने के बाद उस पर वेबसाइट यानी यूआरएल डालना है, यूआरएल डालने के बाद रिक्वेस्ट होती है और रिक्वेस्ट होने के बाद जो आपको वेबसाइट चाहिए है वो आपको खुल के मिल जाएगी।
जाएगी भाई। ठीक, कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमें वेब ब्राउजर यानी क्रोम चाहिए होगा, फायरफॉक्स चाहिए होगा, पहले ओपेरा चलता था, फिर वेब सर्वर चाहिए होगा, फिर वेब पेजेस यानी वेबसाइट चाहिए होगी, और वेबसाइट के बाद आप यूआरएल वगैरह डालोगे और सर्च करके आराम से मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन रिसर्च करनी है, एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, ठीक, कम्युनिकेशन के लिए, इस सबका इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आप फ्लिपकार्ट है उसकी वेबसाइट है, अपनी भी एक वेबसाइट है, लेकिन रियलिटी है वो कभी अरेंज ही नहीं हो पाई, इस चक्कर में आपको कभी हम लोगों ने लॉन्च ही नहीं करी, सब कुछ एप्लीकेशन पर ही चल रहा है। लेकिन रियलिटी है उसमें भी पैसा खर्च करा और बाद में इतना समय नहीं मिला कि उसे हम लोग ठीक करते, लेकिन चलो ठीक है भाई। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है? तो ये प्रोटीन है, ठीक, जो मनुष्य सप्लीमेंट वगैरह लेता है, उस प्रोटीन को बनाने के लिए हम लोगों को कहीं से तो प्रोटीन निकालना पड़ेगा, तो वो सिंगल सेल प्रोटीन होता है भाई। ठीक, तो सिंगल सेल प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, ईस्ट हो, फंगी हो, इन सबसे प्राप्त किए जाते हैं। बैक्टीरिया, ईस्ट, एल्गी, फंगी, इन सबसे ये सोर्सेज हैं। इनके प्रोडक्शन कैसे होगा? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें न्यूट्रिशन रिच मीडियम में ग्रो कराया जाएगा। जब न्यूट्रिशन रिच मीडियम में ग्रो कराया जाएगा तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, फिर उनसे प्रोटीन को अलग कर लिया जाएगा भाई। ठीक, यूजेस की बात करें तो जो ह्यूमन खाने वाला सप्लीमेंट है इस सब में मिलेगा। एनिमल की फीड में मेरे भाई काम में आता है। जो कुपोषण के शिकार हैं उन्हें कम करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है भाई। ठीक, ट्रांसजीन क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। ट्रांसजीन वो जीन है जिसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर भाई। ठीक है, तो ट्रांसजीन वो जीन होती है जो एक ऑर्गेनिज्म से लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करी जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। प्रोसेस वही है, डिजायर्ड जीन को अलग करेंगे, वेक्टर में इंसर्ट करेंगे, जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमें डालना है उसमें ट्रांसफर कर देंगे। एग्जाम्पल की बात करें, बीटी कॉटन हो गया, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गए। यूजेस की बात करें, इससे फसलों को इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करी जा सकती है, मेडिकल रिसर्च में भी ये काम में आता है। 2 जीन ट्रांसफर टेक्निक्स बताइए कि जीन को कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो एक तो वेक्टर वाला ही तरीका है, वेक्टर में डालो, उसे लेके आओ, ट्रांसफर कर दो। दूसरा माइक्रो इंजेक्शन भी होता है। तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड क्या होता है? इस टेक्निक में जो जीन होगी उसे डायरेक्टली सेल में, न्यूक्लियस में इंजेक्ट करेंगे। ठीक, लेकिन एक दिक्कत है, यूजिंग अ फाइंड निडल यानी एक पतली सुई का इस्तेमाल करते हुए इंजेक्ट करा जाएगा। प्रोसेस क्या है? वही डीएनए को प्रिपेयर करेंगे। ठीक, माइक्रोस्कोपिक निडल लेंगे, कोई छोटी सी निडल है जिससे सेल या न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर देंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने में इसका काम होता है। एडवांटेज की बात करें तो एक्यूरेट मेथड है, बस उतना एक्यूरेसी चाहिए भाई। ठीक, कि आपको माइक्रोस्कोपिक बहुत पतली सी निडल है, बहुत सारी चीजें तो दिक्कत रहती है, लेकिन ये भी एक मेथड है। उसके अलावा वेक्टर वाला मेथड तो वही, इसमें जीन को कोई वेक्टर है जैसे प्लाज्मिड होता है उसकी सहायता से मेरे भाई ट्रांसफर किया जाता है। प्रोसेस की बात करें सेम है, जीन को सबसे पहले डिजायरेबल जो भी जीन होगा उसे आइसोलेट करेंगे, फिर अलग करेंगे, वेक्टर के साथ भेजेंगे और इस तरीके से जीन का एक्सप्रेस होगा। यूज की बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल होता है, मेडिसिन और रिसर्च में इस्तेमाल होता है, इफिशिएंट होता है और ज्यादातर यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक है, बायोसेंसर्स क्या होते हैं? नाम ही है बायोसेंसर। सेंसर मतलब क्या? संवेदक, जो किसी चीज को पहचाने, तो जीवों को जो पहचानेगा भाई। तो बायोसेंसर एक एनालिटिकल डिवाइस ही तो है जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट जैसे एंजाइम है, एंटीबॉडी है, इन सब का इस्तेमाल करके क्या करता है? किसी सब्सटेंस को डिटेक्ट करता है, पहचानता है और उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है भाई। ठीक है, यानी बायोलॉजिकल प्लस सेंसर इक्वल्स टू बायोसेंसर भाई। ठीक, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो इसमें एक बायो रिसेप्टर होगा जो इसका बायोलॉजिकल पार्ट होगा, एंजाइम है, एंटीबॉडी है, ये सब बायो रिसेप्टर कहलाएंगे भाई। ठीक, टारगेट सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने का काम यही करेगा कि जो सब्सटेंस आपको पहचानना है उसे पहचानने के लिए बायो रिसेप्टर होंगे, जो एंजाइम होंगे, एंटीबॉडी होंगे, ये पहचानेंगे। फिर एक ट्रांसड्यूसर होगा। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? जो सिग्नल आया, पहचाना आपने, उस सिग्नल को ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद आखिरी में डिटेक्टर या प्रोसेसर होगा जो उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिटेक्ट करेगा और फाइनली आपको रिजल्ट दे देगा भाई। ठीक है, वर्किंग की बात करें तो सेम है। सबसे पहले जो सैंपल होगा वो बायोसेंसर पे पड़ेगा, बायो रिसेप्टर टारगेट को रिएक्ट करेगा, सिग्नल प्रोड्यूस होंगे और सिग्नल फाइनली रिजल्ट जो होगा वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा भाई। ठीक, सबसे पहले सैंपल, फिर रिएक्शन, सिग्नल प्रोड्यूस होगा और आखिरी में रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशंस की, तो जितने भी डायबिटीज वाले लोग हैं उनकी ग्लूकोज की मॉनिटरिंग के लिए, ठीक, बीमारियों के डिटेक्शन के लिए, एनवायरमेंट पोल्यूशन को चेक करने के लिए, फूड क्वालिटी की टेस्टिंग के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जाता है।
और ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पेपर में आपको दिख सकता है भैया, ठीक, बायोसेंसर्स। उसके सर्च इंजन क्या होते हैं, तो सर्च इंजन क्या है, जैसे गूगल है, याहू है, जहां पे आप चीजों को सर्च करते हो। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए यूज होता है। इंटरनेट पर कुछ भी ढूंढने के लिए हम सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल है, याहू है, इस तरीके की चीजें। वर्किंग क्या बात करें तो आपको कीवर्ड टाइप यूजर हम लोग हैं, हमें कीवर्ड टाइप करना है। सर्च इंजन अपना जो डेटाबेस है पूरा, ठीक, जो कि लगातार अपग्रेड होता रहता है, उस पर सर्च करेगा। सर्च करने के बाद आपको एक रिलेवेंट लिस्ट दे देगा और आप सर्च कर पाओगे इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, स्टडी और रिसर्च के लिए, ठीक है, इमेजेस के लिए, वीडियोस के लिए, न्यूज फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो इसे आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डेटा को, कच्चे डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, रॉ डेटा हम लोगों से इनपुट लेगा और एक अच्छा सा डेटा बना के हमें आउटपुट दे देता है। मेन कंपोनेंट्स की बात करें कंप्यूटर सिस्टम के, तो हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे ये स्क्रीन हम छू रहे हैं तो ये इसका हार्डवेयर है मेरे भाई, ठीक। जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है। हार्डवेयर की प्रकार की बात करें तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, ये सारे के सारे हार्डवेयर में ही आते हैं भाई, ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात करें जो जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ये प्रोग्राम्स का सेट होता है, इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है काम क्या करना है। ये जो अंदर सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये जो हम ये चला रहे हैं, ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है भाई, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का सरल भाषा में ब्रेन है, इंस्ट्रक्शन देने वाला है भाई, ठीक। टाइप्स की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इस तरीके की चीजें रहती हैं भाई, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछ सकता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है भाई, ठीक है। जब भी कभी लोग पूछे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो किसी के ऊपर तो चल रहा होगा ना, कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है या एंड्रॉइड का है या फिर विंडोज का है, जिसका भी है। आप कहते हैं हम एंड्रॉइड फोन लेके आए, उस एंड्रॉइड फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है उसी का तो मजा ले पा रहे हो ना, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे भाई, ठीक। विंडोज है, लाइनक्स है, ये सारी चीजें। फंक्शन क्या होता है, मेमोरी को मैनेज करेगा, फाइल को मैनेज करेगा, प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, डिवाइस को मैनेज करेगा। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या, कंप्यूटर का दिमाग होता है जो डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। सीपीयू के पार्ट की बात करें तो एएलयू है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जितनी भी कैलकुलेशन होंगी, लॉजिकल डिसीजन होंगे, सब यहीं पे होंगे। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम करेगा। इसमें मेमोरी होगी, मेमोरी में रैम है, रोम है, एक्सटर्नल मेमोरी हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने इसमें पेन ड्राइव लगाई हुई है। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। जब भी हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो वो रैम पे काम करते हैं। रोम क्या है, रीड ऑनली मेमोरी है, जो हम लोग डेटा सेव कर सकते हैं। आप लोग कहते हैं 464 है, तो 64 जीबी डेटा आप सेव कर सकते हो। 4 क्या है, जो काम कर रहा हो उस समय जो वर्क कर रही है वो रैम होती है। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, ये सब आ जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है, तो इनपुट हम लोग पहले देते हैं, कंप्यूटर में उसकी प्रोसेसिंग होती है, सीपीयू में आउटपुट हमें मिलता है और उसे फिर हम आराम से स्टोर कर सकते हैं भाई, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्माकोजेनेटिक्स क्या होता है। फार्मा शब्द से ही आपको समझ जाना चाहिए, फार्मा का मतलब क्या है, दवाई। तो किसी व्यक्ति के लिए कौन सी दवाई सूट करेगी, कितना आपको डोज दिया जाना चाहिए, ये सब जहां पे हम लोग पढ़ेंगे उसे फार्माकोजेनेटिक्स कहते हैं। ये वो ब्रांच है जिसमें स्टडी करी जाती है कि किसी पर्सन के जीन्स उस पर ड्रग्स का इफेक्ट कैसे चेंज करेगा। कोई पर्सन है, उसका जो जीन है वो कैसे काम करेगा भाई, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है, हर एक व्यक्ति का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है अलग अलग होता है, इसलिए किसी भी दवाई का काम तेज करना, धीरे करना, साइड इफेक्ट होना ना होना उसके जीन स्ट्रक्चर पे काम करता है। वर्किंग की बात करें तो जीन्स जो है वो ड्रग मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, तो जीन स्ट्रक्चर का ही सारा खेल है। एंजाइम जो भी होते हैं वो ड्रग को तोड़ देते हैं, तोड़ते हैं, जीन वेरिएशन से ड्रग रिस्पॉन्स करता है। जिस तरीके का जीन स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से रिस्पॉन्स मिलता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो मरीज के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट करने के लिए, साइड इफेक्ट को कम करने के लिए, करेक्ट डोज देने के लिए, डिसाइड करने के लिए, डिजीज ट्रीटमेंट को इंप्रूव करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम क्या होते हैं, तो भैया सीधी सी बात है, डीएनए को मॉडिफाई करने के लिए, जिन एंजाइम का काटने के लिए, जोड़ने के लिए, जीन क्लोनिंग में जीन की कॉपी बनाने के लिए जिनका इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम लोग डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम, वो एंजाइम होते हैं जो जीन क्लोनिंग के प्रोसेस में डीएनए को काटने, जोड़ने, मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन मतलब डीएनए को स्पेसिफिक साइड पे काटने का काम करते हैं। इन्हें
मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी मॉलिक्यूल्स की कैंची भी कहा जाता है भाई, ठीक। फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, स्टिकी एंड बनाते हैं जहां से डीएनए आके चिपक सकें। पॉलीमरेज होते हैं, ये पॉलीमरेज मतलब नए डीएनए के स्ट्रैंड्स को बनाने का काम करते हैं, डीएनए की रेप्लिका दूसरी कॉपी बनाने में काम करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, डीएनए से नॉर्मली 2 स्ट्रैंड से अलग होकर आरएनए बनता है, लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बनाना है तो हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। सी डीएनए बनाने में काम करते हैं, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने में काम करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड को अलग करने के लिए, डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड को अगर आपको अलग करना है तो आपको एक्सोन्यूक्लियस का प्रयोग करते हैं। इनका जीन क्लोनिंग में क्या रोल है, तो जो भी डिजायर्ड जीन है उसे काटने के लिए, वेक्टर में इंसर्ट करने के लिए, डीएनए को जोड़ने के लिए, नया डीएनए सीक्वेंस बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, तो ये जो पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं यही तो रिकॉम्बिनेंट है, कि कहीं से जीन निकाला, वेक्टर में डाला, लेके आए, दूसरा बनाया, यही तो रिकॉम्बिनेंट है भाई। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डीएनए के डिफरेंट सोर्सेस के जीन्स को ज्वाइन करके, कंबाइन करके एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाया जाता है। नाम ही है रिकॉम्बिनेंट, दोबारा से रिकंबाइन करके कुछ हम नया बना रहे हैं, इसे ही हम लोग आरडीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं भाई, ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का डिजायर्ड जीन जो हमें चाहिए है, इच्छा है, डिजायर मतलब इच्छा है, वो जीन निकालेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में हम लोग डाल देंगे, नए ऑर्गेनिज्म में नया लक्षण प्रकट होने लगेगा और इसे ही हम लोग रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। कौन कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होगा जो डीएनए को काटने के काम आएगा, फिर लाइगेज होगा जो दोबारा से हम लेके आएंगे तो जोड़ने के लिए चाहिए होगा, वेक्टर क्या करेगा, जो उसे लेके आएगा दूसरे डीएनए को या जीन को लेके आएगा वो वेक्टर होगा, प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल कर लेंगे, होस्ट सेल फाइनली वो कोशिका जो इस पूरे प्रोसेस को करवाएगी भाई, ठीक है, जिसमें जीन को इंसर्ट करा जाएगा बैक्टीरिया ईस्ट की, उसे हम लोग होस्ट सेल कहते हैं। स्टेप की बात करें, सबसे पहले आइसोलेशन होगा, डीएनए को अलग किया जाएगा, सोर्स ऑर्गेनिज्म से अलग करेंगे, फिर उसकी कटिंग करेंगे भाई, ठीक। फिर लाइगेशन यानी जोड़ने का काम करेंगे, जो भी जीन आप प्लाज्मिड वेक्टर की सहायता से लेके आओगे उसे जोड़ने का काम करेंगे, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है पहले चेक करेंगे कि क्या कोशिका बनने के लायक है या नहीं है, को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा, बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा, सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म जो भी सेल्स होंगी उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाएगा, सारी कोशिकाएं ट्रांसफॉर्म नहीं होंगी, लास्ट में जो भी होस्ट सेल होगा वो जीन को एक्सप्रेस करेगा और डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। इंसुलिन को बनाने के लिए, वैक्सीन को बनाने के लिए, जीन को बनाने के लिए, जीन थेरेपी के लिए, डिजीज जीन थेरेपी समझ रहे हो, जीन अगर कोई गड़बड़ हो गई उसे ठीक करने के लिए, बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए, अच्छी फसलें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। आखिरी में ब्लास्ट क्या है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ये एक टूल है जो क्या करेगा, डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को, सीक्वेंस को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल। अलाइनमेंट का मतलब ही क्या, कंपेयर, किस तरीके से कौन सी चीज होनी चाहिए उस अलाइनमेंट को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। ये डेटाबेस में सिमिलर सीक्वेंस को सर्च करता है और आपको बताता है कि क्या आपका अलाइनमेंट ठीक है या फिर अलाइनमेंट ठीक नहीं है भाई, ठीक। पर्पस की बात करें तो कोई अननोन सीक्वेंस आपको मिल गया, उसकी पहचान करने के लिए, सिमिलर जीन्स या फाइंड्स कौन कौन से एक जैसे होने चाहिए उनकी पहचान करने के लिए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कुछ नया तो नहीं बन रहा है, कुछ क्रांतिकारी तो नहीं बन रहा, उसकी स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सीक्वेंस भेजना पड़ेगा, ये अपने जो डेटाबेस है उसमें रिसर्च करेगा, रिसर्च करने के बाद जो एक जैसे सीक्वेंस है उन्हें शो कर देगा और आपको फाइनली रिजल्ट उसकी सिमिलरिटी के बेसिस पर मिल जाएगा, ठीक। सबसे पहले इनपुट दिया, डेटाबेस में सर्च हुआ और जो भी मैचिंग रिजल्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशंस की बात करें तो जीन को पहचानने के लिए, बीमारी को पहचानने के लिए, एवोल्यूशन स्टडी के लिए, बीमारियों की खोज के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है भाई, ठीक। बायोचिप्स क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नाम ही है चिप। चिप समझ तो खाने वाले नहीं है, चिप ऐसी कोई चिप होगी जिसके ऊपर हम लोग जो भी स्टडी जिसकी हमें करनी होगी उसे रखेंगे। तो बायोचिप एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें स्मॉल चिप्स पर बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स होंगे, डीएनए है, प्रोटीन है, इन्हें एनालाइज करा जाएगा भाई, ठीक। ये एक मिनी लेबोरेटरी की तरह होती है जिसपे एक समय में बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं। तो एक चिप टाइप है, चिप समझ गए होगी, जैसे आप फोन में डालते हो उसी तरीके की चिप टाइप है जिसपे आप डीएनए, प्रोटीन, बहुत सारी एनालिसिस कर सकते हो। बायोचिप्स के प्रकार की बात करें तो डीएनए माइक्रो एरे हो गया, जिसे जीन चिप्स भी कहते हैं, यह डीएनए सीक्वेंसेस को पहचानने के लिए, जीन की स्टडी करने के लिए काम में आता है। प्रोटीन की स्टडी के लिए प्रोटीन माइक्रो एरे हो गया, एरे समझते हो पूरा ग्रुप, ठीक है। लैब ऑन अ चिप हो गया, जिसमें छोटी छोटी जो डिवाइस होती हैं वो एज ए लैब की तरह काम करती हैं, पूरी लैब का काम उसी पे काम करता है, मेडिकल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
वर्किंग क्या होगी भाई, नॉर्मल वर्किंग है, जो भी बायो चिप होगी उसके ऊपर सैंपल डीएनए जिसे भी एनालाइज करना उसे डाल देंगे, चिप के स्पेसिफिक साइट्स बाइंडिंग का काम करेंगे, कंप्यूटर के थ्रू रिजल्ट एनालाइज करा जाएगा, बताया जाएगा, सबसे पहले सैंपल चिप के ऊपर रिएक्शन होगी और आपको पता चल जाएगा कंप्यूटर के द्वारा क्या क्या चीजें आपको चाहिए भैया। ठीक, जैसे आपने देखा होगा जो सरल भाषा में कहें डायबिटीज चेक होते हैं, आपने देखी होगी, वो चिप लगाते हैं ऐसे करके यहाँ खून ले लिया, फिर बाद में चेकअप होके पता चल जाता है कितनी डायबिटीज है, वही वाला सिस्टम है भाई। ठीक है, बायो चिप्स बोल सकते हो। एप्लीकेशन की बात करें तो जो भी बीमारियां हैं उन्हें बताने के लिए, उनकी डायग्नोस करने के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, ड्रग डिस्कवरी के लिए, पैथोजन डिटेक्शन के लिए, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने सब कवर कर दिए हैं। बस अब आपको करना क्या है, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन लोगों ने कोर्स में ज्वाइन कर रखा है, जो कुछ मेरी पूरी कोशिश है आज रात में हम खुद बैठे और सारी चीजें अपलोड करवा दें। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल पर ये सब कुछ अवेलेबल, पीडीएफ करवा देंगे, जाके सर्च कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। वन शॉट की सारी प्लेलिस्ट बना दी है, बहुत सारा कंटेंट बना दिया है। जो पेपर है उसके बारे में बताओ, घबराओ बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।